नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार से फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज पहला प्रैक्टिस टेस्ट है जिसमें हम आपको गुप्त वंश और वर्धन वंश से संबंधित प्रश्न कराएंगे और इसमें साथ साथ में हमने आपको क्वेश्चन भी प्रेजेंट किया हुआ है और जितनी भी एक्सप्लेनेशन हम देंगे वो क्वेश्चन हम जब भी हम आपको ये पीडीएफ एक्सपोर्ट करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी जाती है समुद्रगुप्त को, जिसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया और पहली बार मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद पहली बार इसने एक अखिल भारतीय स्वरूप देने का प्रयास किया। इसीलिए इसे बोला जाता है भारत का नेपोलियन। और यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसने प्रयाग प्रशस्ति की निर्माण करवाया और इसको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है क्योंकि इसकी माता जो थी कुमार देवी वो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो पहला गुप्त शासक था श्रीगुप्त, जिसने इस साम्राज्य की स्थापना की। शुरुआत में जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे और पहली बार किसी व्यक्ति ने अपना स्वतंत्र आधिपत्य स्थापित किया और 240 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक श्रीगुप्त ने अपनी सत्ता का विस्तार किया और इसका बेटा हुआ घटोत्कच प्रथम, जिसने आगे गुप्त वंश को बढ़ाया। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत में आया। तो बच्चों इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो समुद्रगुप्त का पुत्र था क्योंकि समुद्रगुप्त का जो शासनकाल चला वो 335 ईस्वी से लेके 380 ईस्वी तक चला और उसके बाद 380 से लेके 420 तक जो शासन चला वो चला चंद्रगुप्त द्वितीय का। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत ही प्रकांड विद्वानों को अपने दरबार में स्थान दिया था, जिन्हें 9 रत्नों के नाम से जानते हैं, जिसमें कालिदास हो गए, छपड़क हो गए, आर्यभट्ट हो गए, ब्राह्मीर हो गए, शंकु हो गए, घटकरपर हो गए, वररुचि हो गए, ब्राह्मीर हो गए। ऐसे महान जो अपने अपने क्षेत्र के जो विद्वान थे इन्होंने अपने 9 रत्नों में रखे हुए थे और इनका जो शासनकाल था वो 380 से लेकर 420 के बीच में था। और इन्हीं के काल में फाहियान भारत में आया। और भारत में कब आया फाहियान? फाहियान भारत में आया 399 ईस्वी में आया और 415 ईस्वी तक वो भारत में रहा। और यही वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिनके बारे में आपने बेताल 25 में विक्रम बेताल की कहानियां पढ़ी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं के एक दरबारी थे बेताल भट्ट, जो कि एक मांत्रिक और तंत्र मंत्र के जादू टोने के विशेषज्ञ विद्वान हुआ करते थे। तो यही वो विक्रमादित्य हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो यह बनवाया हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के राज दरबारी भी थे, कवि भी थे, मंत्री भी थे और संधि विग्राहक भी थे। कहने का मतलब एक साथ में बहुत सारे पोर्टफोलियो हरिसेन संभालते थे क्योंकि ये समुद्रगुप्त के बहुत ज्यादा विश्वास पात्र थे और इन्हीं ने प्रयाग प्रशस्ति की निर्माण करवाया। आज दोबारा से इलाहाबाद का नाम हमने प्रयागराज देखिए हो गया है। तो इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और ये किसकी विजयों का वर्णन करता है? ये समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। तो हरिसेन जो समुद्रगुप्त के राजदरबारी थे, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और हम आप देखते हैं कि दोबारा से इलाहाबाद स्तंभलेख का जो नाम हो गया है वो प्रयागराज स्तंभलेख हो गया है, या प्रयाग प्रशस्ति दोबारा से हम उसी नाम से जानते हैं। हालांकि जो इससे पहले जो हमारा इतिहास था उसमें भी इसे प्रयाग प्रशस्ति ही कहा जाता था। बाद में इसको स्तंभलेख कहा गया, इलाहाबाद स्तंभलेख। अब दोबारा इसको प्रयागराज का नाम दे दिया गया है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास भी मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के ही 9 रत्नों में से एक थे। और इनकी जो रचनाएं थी वो क्या थी, मैं आप सभी को बताता हूं। जैसे कि आप सबसे पहले लिख लीजिए कि रवि आ, अब रवि आ ऋतु में माला बनाए। तो ऋतु से ऋतु संहार हो गया, माला से मालविकाग्नि मित्रम हो गया। और यहां पर आप लिख सकते हैं कि रवि आ रघु के लिए ऋतु में माला बनाए। तो रघुवंशम हो गया यहां से, और रा से यहां पर क्या हो गया? रघुवंशम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया और अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। तो बच्चों यहां से आपको क्या क्या जानकारी मिल गई? एक तो मालविकाग्नि मित्रम मिल गया, ऋतु संहार मिल गया, रघुवंशम मिल गया, विक्रमोर्वशीयम मिल गया और अभिज्ञान शाकुंतलम मिल गया।
तो रवि आ ऋतु में माला बनाए। ये आप इसको याद कर लेंगे तो आपको ये पांचों, हालांकि इसमें और भी हैं, कालिदास की जो कृतियां हैं वो और भी हैं, लेकिन ये 5 कृतियां आपको याद हो जाएंगी। रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार और मालविकाग्निमित्रम, ये आपको याद हो जाएंगी। ये सभी कालिदास के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो बहुत ही अच्छी एक ट्रिक मैंने आपको बताई है याद करने की। आगे चलते हैं। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश से डैश में स्थानांतरित की। तो आप यहां पर लिख लीजिए थानेसर, क्योंकि शुरुआत में जो ये राजा थे वो थानेसर के ही थे, और थानेसर से ही पहली बार वर्धन वंश बढ़ा, और उसके बाद यहां पर इसने अपनी राजधानी जो कहां स्थापित कर ली, कन्नौज में स्थापित कर ली। देखिए बच्चों, जो वर्धन वंश था या पुष्यभूति वंश था, इसकी स्थापना थानेसर से ही हुई, और राजा प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए, राज्यवर्धन और उसके बाद हर्षवर्धन। राज्यवर्धन की हत्या जो कर दी वो शशांक शासक ने कर दी थी। शशांक नाम के शासक थे बंगाल के, उन्होंने हत्या कर दी थी। बाद में जो हर्षवर्धन है उसने अपने भाई की हत्या का बदला भी लिया और शशांक को मार डाला, और शशांक को हराने के बाद इसने थानेसर में पुष्यभूति जो वंश है या वर्धन वंश है इसका पुनरुत्थान किया, और बाद में जब इसका विस्तार हो गया, हर्षवर्धन के राज्य का विस्तार हो गया, तो इसने अपनी जो राजधानी है वो कहां स्थापित करी, कन्नौज में जाके करी, क्योंकि उस समय कन्नौज का बहुत ज्यादा महत्व था, और कन्नौज के लिए पाल, प्रतिहार और गाहड़ वालों ने आपस में बहुत समय तक, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने काफी समय तक संघर्ष किया, और बाद में चंदेलों ने, गाहड़ वालों ने भी कन्नौज पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए काफी प्रयास किए, इसलिए कन्नौज का बहुत ज्यादा महत्व है। और अभी देखिए, आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ चल रहा है, तो यही राजा हर्ष हैं, जिन्हें हर्षवर्धन के नाम से हम जानते हैं, इन्हीं को कुंभ मेला स्थापित करने का या शुरुआत करने का सबसे पहले श्रेय दिया जाता है। तो पहला इसका सही उत्तर यही होगा, थानेसर से अपनी राजधानी इन्होंने कन्नौज में स्थापित की। उसके बाद आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबारी थे? मैंने आप सभी को बता दिया कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। ये दोनों ही उनके 9 रत्नों में से एक थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही 319 से अपनी सत्ता शुरुआत की और 335 तक इनका राज्य चला, और सॉरी 380 से लेके 420 तक चला इनका जो राज्य चला, 420 तक चला, और इन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया। और चंद्रगुप्त प्रथम की बात मैं आपको बता रहा था, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, चंद्रगुप्त प्रथम के ये पौत्र हुआ करते थे, पौत्र, मैं आपको लिख दूं, चंद्रगुप्त प्रथम के पौत्र थे। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार शकों को हराकर अपनी राजधानी का निर्माण किया, और वहीं से इन्होंने कौन सा संवत चलाया? विक्रम संवत। आप सभी को पता है कि 319 से ही विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है, और यही चंद्रगुप्त प्रथम के जो राज्याभिषेक का भी समय है। तो शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी को विस्तार किया, और वहीं से इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। इन्हीं के जो पुत्र हुए वो कौन हुए? वो हुए समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल क्या था? जिनका शासनकाल था 335 से लेके 335 से लेके 380 तक, और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो हुआ वो 380 से लेके 420 का हुआ। तो मैंने आपको लाइन में बता दिया कि सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका 319 में राज्याभिषेक हुआ, वहीं से इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की, और उसके बाद आए समुद्रगुप्त, जिनका 335 से लेके 380 तक शासनकाल चला, और 380 से लेके 420 तक शासनकाल किसका चला? चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दिखाते हैं? तो गुप्तों के सिक्के उनका संगीत के प्रति प्रेम दिखाते हैं, और सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी जो फोटो थी वो वीणा बजाते हुए उसकी मोहर लगी हुई थी। तो समुद्रगुप्त को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका संगीत प्रेम की वजह से ही इसके सभी सिक्कों पर समुद्रगुप्त की जो फोटो थी और वो वीणा बजाते हुए थी। चलिए अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमारगुप्त के द्वारा की गई, और कुमारगुप्त ने 200 गांवों का जो कर है उसका दान भी दिया था नालंदा के प्रशासन को चलाने के लिए। और आर्यभट्ट जैसे जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो कहां से संबंधित हैं? वो नालंदा विश्वविद्यालय से ही संबंधित हैं। और नालंदा किसका सबसे बड़ा जो केंद्र था वो था, नालंदा को आप मान सकते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कि महायानी बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, कौन सा? ये था नालंदा। तो जब भी आपसे प्रश्न आए कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित है, तो आपको लगाना है महायानी बौद्ध शाखा। ठीक है।
और हीनयान से जब संबंधित आ जाए तो आपको बल्लभी लगाना है, क्योंकि बल्लभी गुजरात में हीनयान संप्रदाय के लोग रहते थे, बौद्ध संप्रदाय के। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी थे? तो कौन से साम्राज्य के राजदरबारी थे? ये थे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का जो शासनकाल कब से कब तक चला? 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल चला। और इसको नर्मदा नदी के किनारे 618 ईस्वी में किसने हराया था? 618 ईस्वी में इसको हराया पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन सेकंड ने इसको हराया। और पुलकेशिन सेकंड का राज्य कब से कब तक चला? इसका 610 से लेके 642 तक चला। और बच्चों इसकी हत्या किसने की? इसको हराया नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन ने इसको हराया, जो कि एक पल्लव शासक था। और कब हराया? 642 में हराया। तो बच्चों ये एक पूरा फ्लो है, ये मैंने आपको इसीलिए समझाया साथ साथ में कि आपको याद रहे कि हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन द्वितीय ने। कौन सी नदी के किनारे हराया? नर्मदा नदी के किनारे हराया। और पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल कब से था? 610 से लेके 642 तक था। और हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से लेके 647 तक। तो जब भी आपसे ये आ जाए कि हर्षवर्धन का समकालीन कौन सा राजा था, तो आपको लगाना है हर्षवर्धन का समकालीन राजा था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों समकालीन थे। ये उत्तर भारत के राज्यों का अधिपति था और वो दक्षिण भारत के राज्यों का अधिपति था, यही दोनों में फर्क है। और उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह देव वर्मन ने हराया, क्योंकि नरसिंह वर्मन के पिता जो थे उनको किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। तो इस नरसिंह देव वर्मन ने अपने पिता महेंद्र वर्मन का बदला लिया। और बाद में क्या हुआ कि और ये पल्लव थे और 642 ईस्वी में हराया। और यही नरसिंह वर्मन वो व्यक्ति है जिसके ने महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं, जिनको मतलब जो कि बहुत फेमस हैं, तो यही पिता पुत्र की जोड़ी थी जो इन्होंने महाबलीपुरम के मंदिरों का विस्तार कराया। कौन कौन? एक तो नरसिंह देव वर्मन और इनके पिता। ठीक है, आगे ये प्रश्न का जवाब हम आपको दे ही सके हैं। और पूरा फ्लो हमने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से वर्धन वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक और पल्लव वंश के शासक आपस में युद्धों से एक दूसरे से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो बच्चों भानुगुप्त का एरण अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख से जानकारी किसकी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है। बच्चों आपसे जब भी कोई प्रश्न आ जाए कि सती प्रथा के प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलते हैं, तो एक तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख हो गया, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मतलब उस समय मिलती है कौन से साम्राज्य से मिलती है? विजयनगर साम्राज्य से मिलती है। विजयनगर साम्राज्य की भी जानकारी मैं आपको जल्द देने वाला हूं। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक प्रश्न वो आते हैं, कई बार प्रश्न आते हैं कि कौन कौन से वहां पर निकोलो डी कॉन्टी आया, फर्नांडो नूनीज आया, डोमिंगो पायस आया, माहुआन आया, बारबोसा आया। ये सभी जो विदेशी यात्री आए, इसके ऊपर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों का भी वर्णन मैं आपको जल्दी करूंगा, एक क्लास उसकी भी हम लेंगे। तो उसमें भी सती प्रथा का बहुत ज्यादा विस्तार मिलता है विजयनगर साम्राज्य में भी। अगला प्रश्न है हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। हर्षचरित की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी थी? एक तो थी कादंबरी और दूसरी थी हर्षचरित। हर्षचरित के मतलब हर्ष के पूरे जीवन चरित्र का इसमें वर्णन किया है, उसकी विजयों का उल्लेख किया है, उसके प्रशासन का उल्लेख किया है। और दूसरी सबसे अच्छी जो कृति लिखी, ये दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखी गई, और कादंबरी भी संस्कृत भाषा में लिखी गई। कादंबरी भी बहुत फेमस है, कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो बच्चों ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। और कौन से जिले में स्थित हैं? ये है औरंगाबाद में स्थित हैं। और अब इसको क्या कहा जाता है? औरंगाबाद को अब कहा जाता है संभाजी नगर। और संभाजी किसके बेटे थे? संभाजी बेटे थे वीर शिवाजी के। ठीक है बच्चों, अब इस औरंगाबाद को, जहां पर अजंता एलोरा दोनों की गुफाएं हैं, इसको संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। और वीर संभाजी किसके बेटे थे? ये वीर शिवाजी के बेटे थे, जो कि मराठा राज्य में, मराठा साम्राज्य का जब भी नाम लिया जाता है तो जो शिवाजी है उनका नाम लिया जाता है, और संभाजी उन्हीं वीर शिवाजी के पुत्र हुआ करते थे। तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। महाराष्ट्र में संभाजी नगर। वराहमीर कौन के क्या है, मतलब कौन है क्या है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो आप इसको लगा सकते हैं खगोलज्ञ थे, और इन्होंने 4 बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी लिखी? बृहद जातक,
लघु जातक, पंच सिद्धांतिका और ब्रह्म संहिता। ये सारी जो किताबें इन्होंने लिखी ये खगोल शास्त्र के ऊपर लिखे। ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नौ रत्नों में से एक भी थे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी द्वितीय का जो शासनकाल था वो था 380 से लेके 420 तक। और इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया? फाहियान आया। और फाहियान कब आया? 399 से 415 के बीच में आया। और 400 और फाहियान ने कौन सी किताब लिखी? वो क्यों की, यानी कि एसे ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो बच्चों ये सारा मैं आपको एक बार फ्लो जरूर बता देता हूं ताकि जब भी आप के सामने कोई प्रश्न आ जाए तो आपको ये याद आ जाए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कब शासन किया और क्या कहते हैं उन्होंने कौन सी रचना की, कौन से उनके नौ दरबारी थे, नौ दरबारियों में से कौन कौन से किसने किसकी क्या रचनाएं थी। मैंने कालिदास की रचनाएं भी आपको बताई कि आ रवि ऋतु में रघु के लिए माला बनाए, तो मैंने आपको ये भी एक ट्रिक बता दी। उसके बाद शून्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बच्चों शून्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। और आर्यभट्ट उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी थे, शिक्षक भी थे और प्रधानाचार्य भी रहे। तो ये खगोलज्ञ भी थे और गणितज्ञ भी थे। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि धरती जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। शून्य की खोज भी इन्होंने ही की, इसीलिए आर्यभट्ट प्रमुख हैं। और चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आया? तो 518 ईस्वी पूर्व में चीनी यात्री सुंग युन भारत आया। और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है और याद हो गया। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ? तो ये तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में दो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत से ही मानी जाती है। तो एक तो वहां पर आलवार संतों का आविर्भाव हुआ जो कि विष्णु भगवान के उपासक थे, तो ये वैष्णव मत था। और उस दूसरे हुए नयनार, जिनमें अप्पर सबंदर, नान सबंदर ये फेमस हुए। और ये कौन से थे? ये शैव मत के प्रतिपादक थे। तो आलवार संत वैष्णव थे और नयनार संत जो थे वो शिव के उपासक थे यानी शैव थे। और सबसे पहले कहां से इसका आविर्भाव हुआ? ये तमिलनाडु से हुआ, क्योंकि भक्ति आंदोलन जो शुरुआत हुई वो तमिलनाडु राज्य से ही हुई। अगला प्रश्न है लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? मैंने आपको बता दिया कि समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त का की जो शादी हुई वो किससे हुई? वो कुमार देवी से हुई। और कुमार देवी कहां की राजकन्या थी? लिच्छवी की राजकन्या थी। इसीलिए इसे कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र। किसको? समुद्रगुप्त को, क्योंकि वो लिच्छवी राज्य की राजकन्या का बेटा था, इसीलिए इसे लिच्छवी का नाती या लिच्छवी का दोहित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है ओदंतीपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित था? तो आधुनिक जो राज्य है बिहार, यहां पर ओदंतीपुर बिहार जो है ओदंतीपुर बिहार था। बौद्ध साम्राज्य, बौद्ध जो मत है उससे संबंधित था। और इसकी स्थापना किसने की? ओदंतीपुर बिहार की स्थापना पाल शासक गोपाल ने करवाई थी। और गोपाल ने कब से कब तक शासन किया? गोपाल ने जो शासन किया वो 710 से लेके 740 के आसपास किया। तो पहला गोपाल जो था वो पहला पाल शासक था। हुआ क्या था कि जब ये जो छठी सातवीं शताब्दी थी, इसके बाद में जो बंगाल का जो एरिया था यहां पर मत्स्य न्याय की स्थिति बन गई थी। कोई भी किसी को मार रहा था, कोई न्याय व्यवस्था कायम नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों ने, सामंतों ने इकट्ठा करके क्या किया? गोपाल को अपना मतलब जो नेता मान लिया। और गोपाल ने उस समय पाल शासन की जो नींव डाली। और उस समय गोपाल के पास या मतलब पाल शासकों के पास सबसे बड़ी हस्ती सेना या मतलब हाथियों की सेना थी। और इसका जो जानकारी देते हैं ना वो सलमान, सुलेमान, ये सभी जो बाहर के जो आए हुए जो विवरणकर्ता थे, जो इतिहासकार थे, वो सभी जानकारी देते हैं। जिसमें अल मसूदी जो है, अल मसूदी जो जानकारी देता है वो राष्ट्रकूट की देता है। और सलमान और सुलेमान जो जानकारी देते हैं वो पाल और प्रतिहारों के बारे में देते हैं। गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी के में जारी किया गया? तो ये रुपयाक या रुपयाका, ये जो सिक्का है वो चांदी के रूप में
जारी किया गया और सोने के सिक्के को दिनार या दिनारस बोलते थे। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिणी भारतीय शासक कौन था? तो मैंने आप सभी को बता दिया, पुलकेशिन द्वितीय था, यह दक्षिण का अधिपति था। हर्षवर्धन उस समय उत्तर भारत का अधिपति था, इसलिए इसको दक्षिण का समकालीन बोला जाता है, दक्षिण भारत का हर्षवर्धन का समकालीन बोला जाता है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा पोन्ना रन्ना, ठीक है, पंपा पोन्ना रन्ना, ये दोनों ही किससे? राष्ट्रकूटों से संबंधित थे। और खुद राष्ट्रकूट जो शासक था अमोघ वर्ष, ये भी कन्नड़ साहित्य का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था। और दूसरा सबसे बड़ा योगदान क्या है? दूसरा सबसे बड़ा योगदान है कैलाश मंदिर, जो कि गुफा नंबर 16 है। किसकी? एलोरा की। ये एलोरा केव्स की गुफा नंबर 16 जो है, ये है कैलाश मंदिर। और ये किसके द्वारा बनाई गई? ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाई गई। तो एक तो जो कन्नड़ कवि थे पंपा पोन्ना रन्ना, ये तीनों कवियों को इन्होंने संरक्षण दिया। दूसरा अमोघ वर्ष जो थे वो स्वयं भी एक कन्नड़ विद्वान थे और साथ में इन्होंने गुफा नंबर 16 में, एलोरा की गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और ये जो गुफा है ये एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। कहने का मतलब एक विशाल पत्थर को काटकर धीरे धीरे तराशकर इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। उसके बाद रवि कीर्ति जो कि एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। इन्होंने मेगुती जैन मंदिर में इन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की। एहोल प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। और किसकी प्रशंसा की इन्होंने प्रशंसा की पुलकेशिन द्वितीय की। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि भी थे, इन्होंने उसी की प्रशंसा में एहोल प्रशस्ति की रचना की। और कौन से मंदिर में करी? मेगुती जैन मंदिर में स्थापना की। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो अजंता का जो काल माना जाता है वो 3री सदी से लेकर 6ठी सदी के बीच में माना जाता है। 6वीं सदी के बीच में, सेंचुरी के बीच में माना जाता है। और यही काल जो मोर और लेस किसका था? यही काल गुप्तों का था। इसीलिए इसको बोला जाता है कि अजंता की जो ज्यादातर जो गुफाएं हैं वो गुप्तों के काल में निर्मित हुई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद शिलालेख, आप जानते हैं कि इलाहाबाद को अब दोबारा से प्रयागराज कहा जाने लगा है। और इसी शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा में किसने लिखी? हरिशेन ने लिखी। हरिशेन दरबारी कवि भी था और मंत्री भी था। किसका? समुद्रगुप्त का। और हर युद्ध के अभियान में ये एक इतिहासकार के रूप में, एक साथी के रूप में ये हमेशा समुद्रगुप्त के साथ में रहा। और इसने समुद्रगुप्त के इतिहास की जितनी भी मतलब महत्वपूर्ण जानकारियां थी उन सभी का उल्लेख कहां पे किया? प्रयाग प्रशस्ति में किया। तो बच्चों ये 25 क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताए। अगर बच्चों कहीं कोई कमी आपको लगती है तो आप जरूर बताएं और हम उस कमी को सुधारने का प्रयास भी करेंगे। साथ में इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो हम आपको जल्द से भेज देंगे, जल्दी से जल्दी भेज देंगे। और जैसी क्लास ही अपलोड होगी हम टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज देंगे और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आपको पीडीएफ में लिखी हुई एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में भेजेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए आप सभी को गौरव वैष्णव का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।